हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। आरआरबी स्किल टू स्किल 3 की एग्जाम 29 सितंबर को है। आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी, दिस इज द हाई टाइम। आई होप आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो। प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी तो कर दीजिए, एक महीना एग्जैक्ट बचा हुआ है। जब भी इस वीडियो को देख रहे हो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो टू एनरोल इन द बैच। अगर एनरोल नहीं कर रखा है बैच में, क्रैश कोर्स प्लस फुल कोर्स एक्सेस इज देयर, 1399 इज द फी। सारा फीचर्स अवेलेबल है। टू एनरोल आप लोगों को व्हाट्सएप करना है ऑन द गिवन नंबर 24/7। जब भी इस वीडियो को देख रहे हो आप व्हाट्सएप करके एनरोल कीजिए, सो दैट की प्रिपरेशन करने में आप लोगों को ज्यादा गैप ना आए, आपका टाइमली प्रिपरेशन हो सके। नोटिफिकेशन फिर वेट करना पड़ेगा कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा। दिस इज द हाई टाइम जहां पर आप लोगों को प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन करके एग्जीक्यूट करने का टाइम रहेगा 29 सितंबर, तो ध्यान दीजिएगा। एंड जिसने भी बैच में एनरोल कर रखा है, आप लोगों को नाबार्ड का एनुअल जो रिपोर्ट है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में व्हाट्सएप आज ही हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, आज नाबार्ड का हम लोग एनुअल रिपोर्ट देखने वाले। एनुअल रिपोर्ट तो देखा जाए तो बहुत बड़ा रहता है, आई मीन बहुत लेंदी रहता है। उसका पैसेजेस मतलब पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, केवल आरआरबी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये डेटा हमको निकालना है। ऐसे तो आपको अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, बट डज इट रिलेट टू योर आरआरबी एग्जाम, एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। जब भी आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, मेक श्योर कीजिए कि वो आपकी एग्जाम से कितना रिलेवेंट है। टॉपिक तो बहुत सारे मार्केट में चलेगा, ऑब्वियसली पीएससी का प्रिपरेशन, यूपीएससी, इन सब का प्रिपरेशन भी चलता है, आरबीआई ग्रेड बी का चलता है। सो अलग अलग प्रिपरेशन चलता है, बट ये आपके आरआरबी की एग्जाम के लिए कैसे यूज हो सकता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम आरबी नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट देखेंगे पूरा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट साल में एक बार आता है। लास्ट एग्जाम देखने को मिले थे क्या? बिल्कुल देखने को मिले थे। आपकी एग्जाम में स्किल टू स्किल 3 दोनों एग्जाम में देखने को मिले थे, बिकॉज इट रेगुलेट्स आरआरबी। तो आरआरबी को रेगुलेट करता है। आपकी एग्जाम आरआरबी की स्किल टू स्किल 3 की पोस्ट है, तो ऑब्वियसली ये एक इंपॉर्टेंट वेटेज रखेगा। ध्यान से समझना, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं हाईलाइट करवाते हुए चलूंगा। बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे कि आपका डेटा जितनी देर आप इसमें लगाने की कोशिश करेंगे, इतनी देर में आपके दूसरे टॉपिक्स कंप्लीट हो पाए। नाबार्ड्स सुपरवाइजरी रोल, ठीक है। तो पर्पस क्या रहता है? नाबार्ड होता कौन है, पहले सबसे पहले जल्दी से समझ लो। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये क्या करता है? रेगुलेट करता है। किसको करता है? जो भी रूरल डेवलपमेंट के लिए जो भी पैसा जाता है, जो भी बैंकिंग जैसा पार्ट चलता है, लोन्स एडवांसेस चलते हैं, उन सब चीजों को गवर्न करने का काम करता है नाबार्ड। जैसे कि आरबीआई जो गवर्न करता है बैंक्स को इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस, अगर रूरल की बात करें तो नाबार्ड उनको रेगुलेट करता है मेनली फॉर एडवांसेस, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप समझ सकते हो। सपोर्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन कि जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो पाए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो पाए, इन सब पर ध्यान देने का काम नाबार्ड करता है। असिस्ट करता है बिजनेस एक्सपांशन को, गाइडेंस करता है कंप्लायंस को लेकर। तो कंप्लायंस को लेकर गाइडेंस करता है। मैं ये पूरे फैक्ट्स फिगर बताने वाला हूं जो कि आरआरबी की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से समझना इस चीज को। सुपरवाइज्ड एंटिटीज ऑफ नाबार्ड, तो नाबार्ड जो रहता है किन किन को सुपरवाइज करता है। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख पा रहे हो, ढंग से देख लो एक बार। जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स रहते, पार्क्स रहते, एलटीसीसीएस रहते हैं, तो इन सबको गवर्न करने का नाबार्ड काम करता है, सुपरवाइज करता है। अब ये क्या होते हैं, इनका एक्रोनियम यहाँ पर मेंशन्ड है, आपको पीडीएफ मिलेगा, उसमें देखकर समझ लेना। हम ज्यादा टाइम लेकर इस चीज को डिवोट नहीं करना चाहते, क्योंकि वी अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आप कितना कर सकते हो, ये मैटर करता है, ठीक है, इन द गिवन टाइम। DCCB होता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, LTCCS होता है लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, और पार्क्स क्या होता है? पार्क्स के ऊपर और एलटीसीसीएस के ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन देखने को मिला था। आप सोच रहे थे सर्कुलर से आया, बट ये एनुअल रिपोर्ट से भी आता है क्वेश्चन। एलटीसीसीएस होता है लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, पीएससीएस होता है पार्क्स, जिसको बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। क्रेडिट सोसाइटीज जो होती है उनका एक कैटेगराइजेशन है। पीसीएआरडीबी जो होता है वो होता है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें, आरएफआई होता है जैसे कि रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि खाली रूरल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो उनको भी गवर्न कौन करता है? सुपरवाइज कौन करता है? नाबार्ड सुपरवाइज करता है। तो ऐसे स्टैंडर्ड कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक भी है। तो इन सबके टर्मिनोलॉजी मेंशन्ड है। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टली समझ जाना है आप लोगों को दैट आपकी नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। नाबार्ड सुपरवाइजेस सेवरल टाइप्स ऑफ रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनको आरएफआई बोला जाता है, रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जहां पर नोट करने का रहेगा, आई विल बी टेलिंग यू। और एनी विच वे आपको एनरोल्ड कैंडिडेट्स को आप लोगों को आज रोल आउट हो जाएगा पीडीएफ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। हम लोग आरबीआई एनुअल रिपोर्ट भी ढंग से कर रहे हैं, तो वो पार्ट 2 आप लोगों का प्रोबेबली आज या फिर कल कवर हो जाएगा और फाइनल रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को 5-5, 7-7 दिन ना देना पड़े, ठीक है। इतना टाइम नहीं देना है किसी टॉपिक के ऊपर। आरआरबी को गवर्न करता है, ठीक है, सुपरवाइज करता है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को करता है आरसीबी जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो चीज समझ में नहीं आ रही है उनको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हो गए, जैसा अभी हमने देखा था पार्क्स, इन सबको रेगुलेट करता है कौन? नाबार्ड।
तो जब अपनी एनुअल रिपोर्ट देगा तो अपने बारे में बताएगा सबसे पहले कि मैं क्या करता हूँ। जो भी गवर्निंग बॉडी अपना एनुअल रिपोर्ट देता है तो वो पहले बताता है हम कौन है, ठीक है, हम क्या काम करते हैं, ठीक है, और हम किसको रेगुलेट करते हैं, हमारा विजन क्या है, हमने क्या काम करा इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 और 24-25 में हमारा एजेंडास क्या है, ठीक है, ये मेन मोटोज रहता है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन्ड है क्या क्या काम करते हैं। इंस्पेक्शंस एंड सुपरविजन, तो अगर हम बात करें किस किस पर करता है, एसटीसीबीएस पर करता है, डीडब्ल्यूसीबीएस पर करता है, आरआरबीएस, एससीआरडीबीएस पे करता है, ठीक है। तो इनके ऊपर इंस्पेक्शन करा है। अगर आप देखना चाहें तो स्ट्रक्चर कैसा काम करता है रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, तो अभी जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो नंबर्स में 34 है, ब्रांचेस टोटल उनकी मिलाएं तो 2140 ब्रांचेस है। एक क्वेश्चन आ सकता है यहां से, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग, अगर याद नहीं होता है बाद में देख रहे हो तो डू नॉट वरी, इस चीज को आप स्किप कर सकते हो। बट अगर कोई कैंडिडेट रहता है जिसको अच्छे से पहले से नॉलेज है, साउंड नॉलेज है, उनको तो डेफिनेटली ये पार्ट करना है, ठीक है। अगर 3-4 क्वेश्चन भी बनता है नाबार्ड और आरआरबी से मिलाकर, आपको 5-6 क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा आरआरबी और नाबार्ड इन सब चीजों से मिलकर। लेकिन नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट आप कंप्लीट करोगे, इसमें एग्रीकल्चर आ जाएगा पूरा। तो एग्रीकल्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमको बैंक के लिए एक बैंकर को क्या जानना जरूरी है वो चीज हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का कितना यूनिट है, कितने नंबर से, कितनी ब्रांचेस है, कौन कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में काम कर रही है, यहाँ पर आप लोगों को डेटा मेंशन्ड है। आप इसको जब भी पीडीएफ देखोगे आप नोट डाउन कर सकते हो, नहीं भी करोगे आई मीन टू से अगर आप इसको स्किप भी करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड देन। देखो सीधी टू द पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो क्या होगा हम लोग अटकते रह जाएंगे। ऐसे एक टॉपिक पर इतना टाइम देंगे बहुत टाइम नहीं चलेगा। आरआरबी ओरिएंटेड हम लोग बहुत प्रॉपर प्रिपरेशन करवाते हैं, क्योंकि हम लोग आपका टाइम वेस्ट करवाने में बिलीफ नहीं रखते, ठीक है। जस्ट आपको डेटा दे दिया, आप पढ़ते रहो, नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, वी अंडरस्टैंड दैट, दैट्स व्हाई आपको खाली प्रिसाइज कंटेंट दिया जाता है। एनहांस्ड कैमल्स, ई कैमल्स एससी अप्रोच। अब कैमल्स होता क्या, लेट अस अंडरस्टैंड द सेम। यहाँ पर उसका डिटेल दिया हुआ है, व्हाट इज ई कैमल्स एससी, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इनहांस्ड होता है कैमल्स एससी का फुल फॉर्म। ई जो रहता है यहाँ पर इनहांस्ड रहता है, ध्यान देना, हमने पहले भी नाबार्ड के सर्कुलर में इस चीज को पॉइंट आउट करा था, विच इज इसका फुल फॉर्म होता है एनहांस्ड, ठीक है। यहां पर अगर एक्रोनिम आता है तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक नहीं लगाना, ऑब्वियसली आप लोग कंफ्यूज होंगे, इलेक्ट्रॉनिक नहीं लगाना है, दिस शुड नॉट बी आंसर्ड। इसको नोट डाउन कर लेना, इस चीज को स्पेशल ध्यान देना, दैट ई केमल एससी अगर आता है तो वहां पर ई का एक्रोनिम होगा, ई का मीनिंग होगा, ई का फुल फॉर्म जो रहेगा वो रहेगा एनहांस्ड, ठीक है। अब केमल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, केमल्स क्या होता है, कैपिटल एडुकेसी एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी अर्निंग्स लिक्विडिटी सेंसिटिविटी टू मार्केट रिस्क, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, जिसको पहले से पता था वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता वो नोट डाउन कर लेना। कैमल्स का फुल फॉर्म होता है, कैमल्स क्या काम करता है, ये एक स्टेप है टुवर्ड्स अ मोर डिटेल्ड एंड रिस्क बेस्ड सुपरविजन। अब सुपरविजन कौन करेगा, नाबार्ड करेगा, किसका करेगा, रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, तो उनका करता है, तो कैमल्स के स्ट्रक्चर पे करता है, तो उसको एनहांसमेंट करा, एक नया मॉडल चल रहा है ऑलरेडी, तो उसको बोलते हैं ई कैमल एससी, ठीक है। ध्यान दो रखोगे तो ई का मतलब होगा यहां पर एनहांस। अब वो मॉडल के बारे में आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप खाली इतना समझ सकते हो पर्पस क्या है। द गोल ऑफ ई केमल एससी is to improve how NABARD monitors and supervises rural banks and cooperative banks by focusing more on the risk they face। जो भी रिस्क इनका रहता है, एनपीएस का रहता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के ऊपर रहता है, रिस्क एसोसिएटेड एएमएल से रिलेटेड जो भी पार्ट रहता है, इन सब चीजों के ऊपर काम करने का काम करवाते हैं इस स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। ई केमल एससी, ठीक है। कैमल के बारे में, कैमल्स के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, उसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, कभी कभी अगर इजी पेपर आया तो ये भी पूछ लिया जाएगा, लेकिन अगर उनको कॉम्प्लिकेट करना हो तो आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, दैट ई का फुल फॉर्म क्या रहेगा, ई स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो आप लोगों को बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक करके आएंगे, तो इनहांस्ड है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं सुपरसॉफ्ट 2.0। अब ये क्या है, जो भी इन्होंने काम करा ऑब्वियसली आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सुपर सॉफ्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर में बता देता हूं वापस से। सुपर सॉफ्ट होता है एक डिजिटल एप्लीकेशन है जो कि नाबार्ड यूज करता है। नाबार्ड यूज करता है टू मैनेज एंड ट्रैक द सुपरविजन ऑफ रूरल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कैमल्स की हमने बात करी थी, ई कैमल्स सी की जो हमने बात करी थी, वो पर्टिकुलरली क्या कर रहा था, एक मॉडल है, एक फ्रेमवर्क है, लेकिन उसको ट्रैक करने के लिए, सब कुछ करने के लिए एक एप्लीकेशन का यूज लगेगा, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट, ठीक है। तो कौन यूज करता है, नाबार्ड। किस चीज के लिए करता है, सुपरवाइज करने के लिए, किसको करता है, रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। अब ये सुपर सॉफ्ट है, इसका वर्जन आ चुका है अपग्रेड करके, सुपर सॉफ्ट 2.0। इसके बारे में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा जो एप्लीकेशन है, पोर्टल है, हम बहुत डेफिनेटली उस पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो हमने इसको अपग्रेड भी कर लिया, सुपर सॉफ्ट 2.0 चल रहा है, ठीक है। सुपर सॉफ्ट आएगा आपकी एग्जाम में, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ये नाबार्ड का रेगुलेटरी सुपरविजन का एक एप्लीकेशन है जो कि नाबार्ड यूज करता है। इज इट ओके? तो क्या करेगा, यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग करेगा, बेटर क्वालिटी, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। अब ये याद करने की जरूरत नहीं, ये समझने के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है।
इसका मॉडल कैसे काम करता है थोड़ा सा आप देख सकते हो। सुपर सॉफ्ट है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, फोकस करेगा एकदम अच्छे डेटा पर, कंट्री वाइड यूनिफॉर्मिटी एंड कंपेरेबिलिटी पे काम करेगा, इंश्योर करेगा स्टैंडर्ड वे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर इनका बैंकिंग सिस्टम रूरल वाला चल पाए, ऑफर करेगा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फॉर ऑल एरियाज। सॉरी जस्ट अ सेकंड नो। ओके, तो ये क्या काम करेगा, एनकरेज करेगा बैंक को कि डेडिकेटेड अटेंशन कहां पर चाहिए, किस एरिया पर चाहिए, ये सारे चार्ट्स इनके थ्रू इसको बताएगा नाबार्ड को, और नाबार्ड फिर बैंक को बोलेगा दैट आप लोगों को प्रॉपर काम करना है इस एरिया में, इंश्योर करेगा मोर डिटेल्ड एंड एक्यूरेट असेसमेंट, इंप्रूव करेगा रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी कंप्लायंस। ऑलराइट, सुपरसॉफ्ट 2.0 अपग्रेडेड वर्जन है फॉर सुपरसॉफ्ट का, ठीक है। ये क्या काम करेगा, नाबार्ड इसको सुपरवाइज करने के लिए यूज करता है इस पोर्टल को, एक इनको एनहांस्ड वर्जन बताता है, डिटेल बताता है, ओवरसाइट्स बताता है कि बैंकिंग का कंडीशन क्या चल रहा है अलग अलग पैरामीटर्स पर, तो फिर ये बैंक को गाइड करता है इसके बेसिस पर दैट आप लोगों को यहाँ पर अटेंशन देना है, यहाँ पर नहीं देना है। इज दिस ओके? ये इन्होंने अभी तक बात करा, अभी हम लोग और भी पैरामीटर पर बात करने वाले हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। FATF म्यूचुअल इवोल्यूशन, अब ये FATF क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक इंटरनेशनल बॉडी, इतना समझ लो, बाकी इसके कितने बॉडी, कितनी कंट्रीज इसके साथ जुड़ी हुई है, कौन कौन से नेशन से, ये सब एक डिटेल्ड पार्ट अलग हो जाएगा। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज एन इंटरनेशनल बॉडी दैट सेट्स स्टैंडर्ड फॉर कंबैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। अभी आपने देखा होगा दैट अलग अलग इंटरनेशनल बॉडीज काम करती है अलग अलग पैरामीटर पर, जैसे बेसल, तो ऐसे ही जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस तो नहीं हो रहा है, तो ये बैंक के ऊपर भी चलता है और नाबार्ड भी इस चीजों को फॉलो करता है, ठीक है। अब कितना साइज है, क्या चीज है, ड्यू डिलिजेंस रखना है, पर्सनल फॉर अपॉइंटमेंट्स एट द सीनियर लेवल्स, ये सब चीजें इस पर ये मिटिगेट करने के लिए काम करती है। तो रिसेंट इवोल्यूशन हुआ था, इंडिया अंडरवेंट इट्स सेकंड म्यूचुअल इवोल्यूशन बाय द FATF, FATF ने इसको इवोल्यूट करा है, मतलब इसका मार्किंग करा एक तरीके से आप समझ सकते हो, इन नवंबर 2023, लास्ट कब करा है, नवंबर 2023 में। दिस इवोल्यूशन असेसेस हाउ वेल इंडिया इज इंप्लीमेंटिंग द मेजर्स टू फाइट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो अगर वो नाबार्ड के एरिया में आता है, ये चीजें AML वाला पार्ट आता है, मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट आता है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का पार्ट आता है, तो वहां पर इन्होंने अच्छे से काम करा था। नवंबर 2023 में इवैल्यूएट करा था किसने, FATF। ये क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसके बहुत सारी कंट्रीज मेंबर्स है, अभी कुछ कंट्रीज और ऐड ऑन हो गई थी, तो आप लोगों को वो सेपरेट टॉपिक हो सकता है। नाबार्ड्स रोल क्या है, तो अभी हम बात करें तो नाबार्ड वर्क्स विद वेरियस एजेंसीज टू स्ट्रेंथन दीज मेजर्स एंड पार्टिसिपेट्स इन रेगुलर मीटिंग्स टू इंप्रूव कंप्लायंस एंड इफेक्टिवनेस। नाबार्ड ये काम करता है, नाबार्ड ने अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दिया। यहां से क्वेश्चन नहीं बन सकता, लेकिन एक क्वेश्चन यहां पर बन सकता है दैट FATF ने कभी इवैल्यूएशन करा था, तो नवंबर 2023 डेट याद रख सकते हो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के थ्रू इवैल्यूएट करवाया था। फ्रॉड का रिपोर्टिंग अगर हम बात करें तो फ्रॉड का रिपोर्टिंग का डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये नोट डाउन कर सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें तो 481 फ्रॉड केसेस रिपोर्ट करे गए थे बाय रूरल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स अकाउंटिंग टू ₹384 करोड़। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। आउट ऑफ दिस 38 करोड़ वाज रिकवर्ड, 38 करोड़ का रिकवरी हो गया था, 384 करोड़ का टोटल फ्रॉड हुआ था स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स में, रूरल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स में, और 481 केसेस थे टोटल। तो यहाँ पे तीन डेटा याद रखना है, 481 टोटल नंबर ऑफ केसेस, 384 करोड़ का कंसोलिडेटेड अगर हम करें तो इतना अमाउंट था टोटल फ्रॉड का, और आउट ऑफ दिस 38 करोड़ का रिकवरी हो चुका था। तो ये तीनों डेटा याद कर सकते हो, बहुत बड़ा टास्क नहीं लगेगा, थोड़ा इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा एंड एट द एंड उसको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर जो पढ़ रहे हो समझते हुए करना, ठीक है। इंप्रूवमेंट मेजर्स, तो नाबार्ड ने इंट्रोड्यूस करा यूनिफाइड फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि UPI आप बोलते हो ऐसे यूनिफाइड फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम इसने लॉन्च कर रखा है, UFRS बोलते हैं जिसको, यूनिफाइड फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम। इसको रिपोर्ट करने के लिए अच्छा काम करता है, न्यू फॉर्मेट फॉर रिव्यूइंग फ्रॉड्स टू एनहांस मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंट फ्यूचर इंसिडेंसेस। जो भी इंसिडेंसेस हुए उसका रिपोर्टिंग हो जाता है, उसमें रिपोर्ट होके उसके बेसिस पर ये पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले पाते हैं और बैंक्स को रिडायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट क्या है, तो व्हाट इज CMA? CMA अगर कुछ आता है तो आप इसका आंसर कर सकते हो डायरेक्टली, फुल फॉर्म भी आ सकता है क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये रेफर्स करता है गाइडलाइंस फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग क्रेडिट रिस्क। तो अभी केमल्स की बात अलग थी, लेकिन ये यहाँ पर रिव्यू करता है वायलेशन ऑफ CMA गाइडलाइंस, तो रूल्स ऑफ रेगुलेशंस यहाँ पर सेट हो जाते हैं, ठीक है। रेगुलेशंस, अगर कैमल्स की बात करें तो कैमल्स कैसे काम करता है, वो काम करता है कि यार NPA कितना चल रहा है,
कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी हमने लिक्विडिटी कैसा मेंटेन है, प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, उस पैरामीटर पर बात करता है। हाउएवर ये जो सीएमए है ये बात करता है खाली क्रेडिट मॉनिटर करने के काम का, क्रेडिट को मॉनिटर करता है कि जो भी हम एडवांसेस दे रहे हैं, बैंक्स जो एडवांसेस दे रहे हैं वो कैसा है कैसा नहीं है, कितना रिकवरी आ रहा है कितना नहीं आ रहा है और क्यों नहीं आ रहा है, व्हाट आर द पैरामीटर्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट कैसा फ्लक्चुएट कर रहा है हमारे इंडियन मार्केट को इन टर्म्स ऑफ रूरल फाइनेंसिंग, तो इन सब चीजों को लेकर सीएमए रेफर करता है गाइडलाइंस। तो क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखना। स्ट्रेस टेस्टिंग गाइडलाइंस इन्होंने सेट करी, तो ये आरबीआई भी करता है, अलग अलग बैंक्स भी करते हैं। तो स्ट्रेस टेस्टिंग का गाइडलाइन आप समझ सकते हो, स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है इतना समझ लो, गाइडलाइंस आप लोगों के काम का नहीं है। स्ट्रेस टेस्टिंग होता है अगर कोई भी बैंक सपोज करते हैं रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पर है नाबार्ड, तो नाबार्ड क्या करेगा, अलग अलग सिनेरियोस पर बैंक को टेस्ट करेगा। बैंक को इसमें पास होना फेल होने से कोई मतलब नहीं, पेनल्टी नहीं लगेगा, लेकिन इसका एक मॉडल चलता है जो कि टेस्टिंग करेगा। किसका टेस्ट करेगा, स्ट्रेस का, अलग अलग कंडीशंस बनाकर देखेगा, जैसे कि कोविड आ चुका था, जैसे कि अगर डीमोनेटाइजेशन हुआ, कुछ भी चीज होता है तो उसका फर्क क्या पड़ता है बैंक्स के लिक्विडिटी प्रॉफिट सब चीजों के पैरामीटर पर क्या फर्क पड़ता है, ये सब टेस्ट करा इन्होंने, नाबार्ड ने अच्छा टेस्ट करा था। इसके ऊपर बता रहे हैं दैट हमने स्ट्रेस टेस्टिंग अच्छा करा है, हमने गाइडलाइन सेट कर रखी। अब इंप्लीमेंटेशन डेट आ चुकी है, जो हमने स्ट्रेस टेस्टिंग फ्रेमवर्क करा था उसके अकॉर्डिंग काम करने का बैंक का गाइडलाइन दे दिया था इसने, जिसका लास्ट डेट था 31 मार्च 2024। आप ध्यान रख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से, दैट स्ट्रेस टेस्टिंग जो फ्रेमवर्क बना था नया स्ट्रेस टेस्ट करने के बाद में, तो बैंक को बोला था दैट आप लोगों को ऑपरेशनल होना है ऑन दिस पैरामीटर्स, तो उसका डेट था 31 मार्च 2024। इज दिस ओके? सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क सेल्फ इनिशिएटिव फॉर टर्न अराउंड, SAF SITA, ठीक है, SAF SITA, इस पार्ट को आप कर सकते हो नोट डाउन। ये कुछ चीजें हैं जो नई नई आती है, फिर टर्मिनोलॉजी एग्जाम में आती है। हमको लगता है नाबार्ड से क्वेश्चन आ गया, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा है, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पर क्लियर है दैट आरआरबी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, आरआरबी स्केल 2 पोस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्केल 3 पोस्ट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक ऑफिसर को जानना, वो चीज अगर हम क्लैरिफाई करके चलेंगे, क्लैरिटी रखेंगे, तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे नॉलेज के बाहर कम ही क्वेश्चन रहेंगे जो जाएंगे। और ऑब्वियसली हम अगर इतना ऑर्गेनाइज प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट कर रहे हैं, एमएसएमई का एनुअल रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम बोले इंसॉल्वेंसी का भी अगर हम सर्कुलर्स देख रहे हैं, अगर हम आरबीआई के सारे सर्कुलर्स पढ़ रहे हैं, जो भी उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट उसको कवर कर रहे हैं, फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर करते हुए चल रहे, डे टू डे न्यूज में क्या चल रहा है, पीआईबी नोटिफिकेशंस कवर करके चल रहे, गवर्नमेंट स्कीम्स कवर करके चल रहे, तो आई डू नॉट थिंक कि उसके बाहर कुछ जाना चाहिए। ऑब्वियसली ये लर्निंग बहुत ज्यादा हो सकता है, दैट्स आप लोगों को समझते हुए करना है, बिना समझे नहीं करना है कि अगर आपको ऐसा बोल दिया ये क्या होता है तो रटने बैठ गए। जस्ट गो थ्रू इट, थोड़े से नोट्स बनाया करो। नोट्स का मतलब ये नहीं होता कि नोट्स आप पूरा पूरा डिटेल देख रहे हो, जैसे कि मैंने कुछ चीजें बोली है यहाँ पर 31 मार्च बोला, तो उसको नोट डाउन कर लोगे, तो क्या होगा जब बाद में आप रिवीजन करोगे तो पूरा लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा, पूरी क्लास नहीं देखनी पड़ेगी, जस्ट वन गो में आप लोगों का काम हो जाएगा। कहां पर ध्यान देना, बाकी पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी मिल जाएगा। जिसने एनरोल नहीं करा है प्लीज डू एनरोल, प्रिपेयर करो। ये टाइम निकल जाएगा बाद में प्रिपरेशन का, फिर हमको लगेगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन कब आने वाला है, अरे हमारे हाथ में अपॉर्चुनिटी चला गया, 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया। इट डजंट, इट इज जस्ट लाइक द एक्सक्यूजेस गाइस, दिस इज द हाई टाइम टू परफॉर्म। यही परफॉर्म करने का टाइम है, एग्जाम के डे खाली एग्जीक्यूट होगा जो परफॉर्म अभी करोगे, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर अपॉइंटमेंट। तो इन्होंने इस पे भी क्राइटेरिया बना रखा है दैट सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर्स आर बीइंग अपॉइंटेड फॉर द एंटिटीज विद एसेट्स ओवर 25,000 करोड़, जिनका एसेट 25,000 करोड़ के ऊपर का रहेगा, टू प्रोवाइड कांस्टेंट ओवरसाइट ऑन वेरियस रिस्क, ठीक है। तो उनके लिए सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर्स को रखा जाएगा जहां पर एसेट 25,000 करोड़ के ऊपर जाएगा, ठीक है। एसेट का मतलब लोन्स जो गया, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स के ऊपर इन्होंने बात करी, तो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करी है कंडक्टेड इन्होंने, इसके डेटा आप देख सकते हो बेसिक पार्ट पर। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रूरल इंस्टीट्यूशंस, अब आप बात करेंगे दैट इन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कितना सपोर्ट करा, नाबार्ड है सपोर्ट करना चाहिए, तो नाबार्ड सपोर्ट करेगा, तो 13.9 करोड़ का इसने BDPICS को सपोर्ट करा, सैंक्शन करा है, 21 यूनिट्स को करा है टोटल। ये क्या होता है, बैंक डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट इनोवेशन सेल, जैसे कि हमने आरबीआई देख रखा है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ऐसे ही इनका एक पार्ट रहता है विच इज बैंक डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट इनोवेशन सेल, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट के ऊपर फिनटेक के साथ मिलकर काम करते हैं। तो इनको इन्होंने 13.9 करोड़ एज ए पार्ट ऑफ द इनोवेशन इन्होंने सैंक्शन करा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। अगर आपसे डेटा पूछा जाता है तो आप लोगों को बताना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए यूजुअली ये इन्होंने फंडिंग करा था। पार्क्स कंप्यूटराइजेशन के लिए करा है, हमने सर्कुलर में देखा था दैट इन्होंने
पार्क्स जो रहता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो रहती है, वहां पे कंप्यूटराइजेशन हो जाए। कंप्यूटराइजेशन मतलब अभी भी ऑफलाइन काम चल रहा था, तो ऑनलाइन कंप्लीटली हो जाए। दैट्स वाई कंप्यूटर इन्होंने वहां पे नेटवर्क ये सब चीजें लगवाया था। उसके लिए 252 करोड़ का सैंक्शन करा था फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट इन्होंने दिया है 870.1 लाख वो सैंक्शन फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये तीनों पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। 870.1 लाख का इन्होंने फंडिंग दे रखा है, किस चीज के लिए? यहाँ पर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है नॉर्थ एनी स्टेट्स में, और अगर हम बात करें अंडमान निकोबार आइलैंड्स में और जम्मू एंड कश्मीर पे, तो वहां पर ये चाहते हैं दैट रूरल एरियाज में अच्छा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आए फॉर बैंकिंग। तो इन्होंने इतना सपोर्ट करा है, इतने पैसे का फंडिंग का। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तीनों यूनिट ध्यान रख लो। बीडीपीआईएससीएस को 13.9 करोड़ करा है, पार्क्स को करा है 252 करोड़ फॉर कंप्यूटराइजेशन। और अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट रीजन को दिया है, इन्होंने अंडमान निकोबार को दिया है और जम्मू एंड कश्मीर को दिया है 870.1 लाख। तो 870 लाख याद रख लो, नोट डाउन कर सकते हो। ऐसी कुछ की डिटेल्स नोट डाउन कर सकते हो कि यार 15-20 मिनट 25 मिनट में रिवीजन हो जाए वन गो में, व्हेनेवर यू आर रेडी टू रिवाइज इट, तो आप लोगों का क्विकली हो जाए। एक दिन भर 2 दिन लेकर एमसीक्यूज दे दो, फिर एमसीक्यू से करें, मत करो ऐसा। की पॉइंट्स लिख लो, ज्यादा टाइम लग रहा है लगने दो अगर की पॉइंट्स लिखने में, लेकिन व्हाट विल हैपन जब आप इसको रिवाइज करेंगे उसमें कम टाइम लगेगा, ठीक है। अब रीजनल रूरल बैंक्स की अगर हम बात करें तो कितनी ब्रांचेस अभी तक है, कितने अमाउंट इनको जा चुका है, कितना नहीं जा चुका है, ये सब मेंशन है यहाँ पर। डेटा आप नोट डाउन कर सकते हो जब भी देखोगे। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 22069 ब्रांचेस, और टोटल अगर हम बात करें 700 डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने 26 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज में दे रखा है। 14% जो शेयर है ब्रांचेस का वो इनका है, 30% रूरल ब्रांचेस इनकी है टोटल बैंकिंग सिस्टम में, 92%। ये किसकी बात हो रही है? दिस इज फॉर आरआरबी। इट कैन बी एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 92% ब्रांचेस इन रूरल सेमी अर्बन एरिया, इनकी ब्रांचेस 92% है। कहां पर? रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। 6.6 लाख करोड़ का डिपॉजिट हो चुका है इनके पास, 31.3 करोड़ का डिपॉजिट, और शेयर इन डिपॉजिट अमाउंट ऑफ ऑल बैंक। इनका टोटल कितना डिपॉजिट हो चुका है? 31.3 करोड़ डिपॉजिट है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें 3.2% शेयर का हकदार है सारी बैंकिंग सिस्टम की बात करें। 13.7 शेयर है इन डिपॉजिट अकाउंट। अगर डिपॉजिट्स की बात करें खाली अकाउंट्स की, जो कि बल्क डिपॉजिट टाइप की कैटेगरी, इसमें 13.7 इनका कैटेगराइजेशन में काउंटेड है। इज दैट ओके? अभी यहां पर और देख लोगे तो एडवांसेस कितना? 3 करोड़ का लोन अकाउंट है इनका टोटल। मतलब टोटल लोन अकाउंट का वैल्यूएशन नहीं है, तो टोटल जितने नंबर ऑफ लोन अकाउंट से कितने हैं? 3 करोड़ के, ठीक है। टोटल 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ यूनिट्स को इन्होंने फाइनेंस कर रखा है। 2.9% किसने करा? अगेन आई एम टेलिंग, दिस इज नॉट फॉर नाबार्ड, दिस इज फॉर आरआरबी, ठीक है। आरआरबी की यहाँ पर बात हो रही है बिकॉज हमारी एग्जाम आरआरबी की है। जो भी डेटा नाबार्ड आरआरबी को रिलेटेड देगा हम लोगों को कवर करना है। 2.9% शेयर इन एडवांसेस है सारे बैंक्स का। अगर हम काउंट करें तो उसमें आरआरबी का कंट्रीब्यूशन है 2.9%। और अगर लोन अकाउंट की बात करें सारे अकाउंट में, सारे एडवांसेस को छोड़ दो, खाली लोन अकाउंट्स की बात करें तो 8% का शेयर है। इसको नोट डाउन करने की जरूरत है, कर सकते हो, देख लेना एक बार, चलते फिरते भी देख लोगे, जरा सा नोट डाउन कर लोगे, याद रहेगा हमेशा। 2-3 डेटा बताए मैंने जो याद रखने लायक है, बाकी चीजें समझने की है, ठीक है। अब आरआरबी का स्ट्रक्चर आप देख लो, कितनी ब्रांचेस है, अभी तक कितना काम करता है, तो इसको नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने टोटल मेंशन करवा दिया है आप लोगों का टेबुलर फॉर्मेट में। डिपॉजिट कितना आरआरबी का? 6.6 लाख करोड़, ठीक है। अभी टोटल वैल्यू नंबर ऑफ अकाउंट कितने हैं? तो 31.3 करोड़ अकाउंट है। मैंने शायद वहां मिस्टेकनली बोल दिया होगा दैट इतना करोड़ डिपॉजिट है अकाउंट से, इतना, ठीक है। 3.2% ऑफ द टोटल डिपॉजिट है, और ये कितना है? 13.7 ऑफ द टोटल डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। एडवांसेस कितना? ये टेबुलर फॉर्मेट में आ गया, इसको पढ़ लेना ढंग से। अनप्रेसिडेंटेड कैपिटल सपोर्ट फॉर आरआरबी। तो अगर हम बात करें तो आरआरबी में रिकैपिटलाइजेशन भी होता है, गवर्नमेंट भी करता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें गवर्नमेंट ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करा है, अगर हम रिकैपिटलाइजेशन की बात करें फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करें तो 8168 करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन हुआ था, आउट ऑफ विच गवर्नमेंट ने शेयर का, गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट करा था 4084 करोड़। कितनी आरआरबी को असिस्ट करा गया था? 22, और कंप्लीशन डेट 31 मार्च 2023 हो गया था। अब इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें जो अभी गया था, तो उसमें 2722 करोड़ का खाली फंडिंग हुआ रिकैपिटलाइजेशन के नाम पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शेयर थे इसमें 1361 करोड़, ठीक है। 22 ब्रांचेस को सपोर्ट करा गया था, अभी 31 मार्च 2024 तक कंप्लीट हो गया। दिस कैन बी द इंपॉर्टेंट डेटा, इसको भी नोट डाउन कर लेना।
of the 22 RRBs, 19 received the entire government of India share of 109.1 crore. इसको भी नोट डाउन कर सकते हो. 2 RRBs in उत्तर प्रदेश received a partial government of India share of 3 crore against a sanctioned amount of 198.6 करोड़ एज ऑफ फरवरी 2024. केरला ग्रामीण बैंक अवेट करी गवर्नमेंट का शेयर मिल जाएगा उनको भी बहुत जल्दी. क्यों करते रिकैपिटलाइजेशन? ये एक प्लान के अंडर में करते, जो कि प्लान का नाम है सस्टेनेबल वायबिलिटी प्लान, एसवीपी सॉरी, सस्टेनेबल वायबल प्लान. ठीक है, वायबिलिटी प्लान. तो ऑल आरआरबीज को 3 साल का बोर्ड ने अप्रूव कर रखा है वायबिलिटी प्लान इन 2000 फाइनेंशियल ईयर 23. एम डैट क्रेडिट बढ़ जाए, इनका बिजनेस डाइवर्सिफाई हो जाए, अलग अलग कैटेगराइजेशन हो जाए, रूरल में नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम हो जाए, कॉस्ट रेशनलाइजेशन हो जाए, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हो जाए, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट इंप्रूवमेंट हो जाए. तो अगर हम बात करें तो यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा. दिस कैन बी एज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो सस्टेनेबल वायबिलिटी प्लान. इंपैक्ट ऑफ रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ लॉस मेकिंग आरआरबीज कितने? सारे आरआरबीज प्रॉफिटेबल नहीं है. 18 2020 तक थे, सिनेरियो चेंज होता गया ईयर ऑन ईयर. तो 18 टोटल 18 आरआरबीज लॉस में चल रहे थे 2020 तक. 24 में केवल 23-24 जो अभी गया फाइनेंशियल ईयर, उसमें 3 आरआरबीज ने लॉस बुक करा है. और इस हमारा जो टोटल चेंज हुआ है वो अच्छा खासा चेंज देखने को मिला है. नेट प्रॉफिट अगर कंसोलिडेटेड सारा आरआरबी का काउंट करें, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है. इस ईयर का हमारा हुआ है 7,500 करोड़ का, लगभग 7571 करोड़. आप नोट डाउन कर सकते हो इस डेटा को. टोटल आरआरबी का प्रॉफिट है अभी तक का सबसे ज्यादा हाई प्रॉफिट इसी फाइनेंशियल ईयर का है. तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर रखा है. क्या होता है, जितना भी बैंक का कैपिटल 1 कैपिटल 2 रहता है, टियर 1 टियर 2 कैपिटल रहता है, उनका रेशियो कितना परसेंटेज चल पा रहा है. 9% यूजुअली डिटरमाइन करा जाता है कितना होना चाहिए, लेकिन हमारा 14.2% चल रहा है, विच इज हाईएस्ट रिकॉर्डेड एवर है. दिस कैन बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगेन ग्रॉस एनपीए हमारा परसेंटेज अगर हम देखें तो कम हो चुका है. ग्रॉस एनपीए 6.1% है. ये भी 10 साल में 1 डिकेड में अभी तक का सबसे लोवेस्ट है फॉर आरआरबीज. तो ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है. एक क्वेश्चन यहां से बनने के बहुत चांसेस है. क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अभी पीक टॉपिक चल रहा है मार्केट में ऑब्वियसली. तो 71.2% हमारा क्रेडिट टू डिपॉजिट है, जबकि ये बहुत ज्यादा हो चुका है. अच्छा नहीं है, क्रेडिट ज्यादा नहीं होना चाहिए, डिपॉजिट भी होना चाहिए. लेकिन ये फंडिंग करेंगे, वहां से पैसा रूरल में पैसा नहीं ला सकते ऑब्वियसली. लेकिन ये 33 ईयर का सबसे ज्यादा हाई है. इट इज इंडिकेटिंग दैट फाइनेंसिंग हो रहा है पीएसएल एरियाज में, क्योंकि जो आरआरबी का पीएसएल का टारगेट रहता है वो 75% रहता है, अगर आप लोगों को पता है, आउट ऑफ देयर टोटल लोन पोर्टफोलियो. तो ऑब्वियसली वहां से डिपॉजिट कम आएगा, एडवांसेस ज्यादा जाएगा. लेकिन वो टोटल कितना चल रहा है 71.2%. लेकिन ये हाईएस्ट है 33 इयर्स में अभी तक. लेकिन वहां से डिपॉजिट लाना भी आरआरबी और नाबार्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता जा रहा है कंटिन्यूअस. परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो फाइनेंशियल हेल्थ कैसे काम करेगा? अगर क्रेडिट ज्यादा रहेगा, डिपॉजिट कम रहेगा, तो उससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ऑब्वियसली. लेकिन इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट का ज्यादा है, डिपॉजिट भी इनको लाने पर काम करना पड़ेगा. अगर डिपॉजिट आएगा तो उससे इनका बहुत बेनिफिट रहेगा, सो दैट की बैलेंसिंग हो पाए, इनका जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छा चल पाए. ठीक है, तो यहाँ पर ये मेंशन्ड है कितना परसेंट चल रहा है. ठीक है, आरआरबी कितने प्रॉफिट है? अगर नंबर ऑफ आरआरबी की बात करें तो 37 आरआरबी प्रॉफिट में चल रहे हैं. नेट प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर से जिन्होंने ग्रो करा है 37 आरआरबी प्रॉफिट में चल रहे हैं. आउट ऑफ देम 32 ने नेट प्रॉफिट ग्रोथ करा है उनके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर से. अगर हम बात करें जो कि टर्न फाइनेंशियल ईयर इस बार में प्रॉफिटेबल हुए, वो है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक, पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक एंड असम ग्रामीण विकास बैंक. ठीक है, तो ये बैंक्स अभी न्यूली इंट्रोड्यूस्ड हुए जो कि प्रॉफिटेबल अभी अभी हुए. 2 आरआरबीज अब ये पढ़ लेना, ये बेसिक है, नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. ये सारी गवर्नमेंट स्कीम्स पर भी काम करे, जैसे अटल पेंशन योजना, जनधन योजना. थर्स्ट ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन आरआरबीज. अगर हम यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने बताया था मीटिंग करके दैट डिफरेंट रीजन्स टू रिव्यू फंक्शनिंग ऑफ आरआरबी, जहां पर टेक्नोलॉजी का अपग्रेड करना पड़ेगा. तो डिजिटल सर्विस पर भी काम करते हैं. डू नॉट थिंक कि डिजिटल काम नहीं करते, डिजिटल पे भी काम करना है. कोर बैंकिंग सोल्यूशन सीबीएस पर भी इनेबल करना है प्रॉपर्ली. तो ये इनके डेटा से मोबाइल बैंकिंग पर कितने साल बाय साल, ईयर बाय ईयर, अगर हम बात करें ये 22 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 23 को रिप्रेजेंट कर रहा है. ग्रीन इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर 31 मार्च 2024 तक का डेटा. तो हर पार्ट पर ये बढ़ता हुआ जाएगा. दिस कैन नॉट बी सो मच इंपॉर्टेंट, तो भी आप एक बार ओवरव्यू कर लेना.
इस डेटा को याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये डिजिटल पैरामीटर पर एक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के लिए। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है इनका जो रिपोर्ट में आया था, नोट डाउन कर लेना गाइस, अगेन आई एम टेलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चीजें जब पीडीएफ एक साथ देखोगे चीजें समझ में नहीं आएगा, तभी एग्जाम में कंफ्यूजन होगा, दैट सुना सुना लग रहा है बट हम लोग आंसर करें तो करें क्या, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरआरबी स्किल 2 स्किल 3 एग्जाम। ठीक है, तो एड्रेस, तो इन्होंने बात करा यार, देखो इनका जो लोन का पोर्टफोलियो वो डिक्लाइन हो रहा है पीएसएल में, थोड़ा सा एजुकेशन सेक्टर पर, इन सब सेक्टर पर, तो इन्होंने प्रॉपर इनिशिएटिव लिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी इनको बोला है दैट इफेक्टिव हम लोग आपके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम कवरेज करेंगे फॉर एजुकेशन लोन, और वो इफेक्टिव हो गया था 18 अप्रैल 2023। वो डेट भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो सीजीटी एमएससी का आपने सुना है, तो ये फंड जो है आरआरबी के लिए थोड़ा सीलिंग बढ़ा दिया है, आप सभी को ये फंड, ये ट्रस्ट है, ठीक है, ये क्या करता है, क्रेडिट का गारंटी देता है कि बैंक को बोलता है दैट आप लोग है ना लोन दो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस जो पर्सन को आप लोन दे रहे हो, तो बैंक क्या करेगा, फ्रीली इनको लोन दे पाएगा बिना इतनी हेडेक कि एनपीए ना चले जाए, रिकवरी ना हो पाए। तो बैंक, ये जो ट्रस्ट है ये क्या करता है, इनको बैकअप देता है, किस चीज के लिए, गवर्नमेंट गारंटी मिलता है इस पर। ठीक है, तो ये जो गारंटी का लिमिट था, इन्होंने लिमिट कर रखा था दैट आरआरबी से ले रहे हो तो हम इतना ही लिमिटेड गारंटी दे पाएंगे, तो इन्होंने इनका 50 लाख का जो लिमिट था पर एंटिटी का, वो 2 करोड़ कर दिया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 के बाद में अगर जो भी हो रहा है उनका गारंटी हम लोग कितना, 50 लाख का है अगर गारंटी किसी ने, देखो 50 लाख का मतलब ये नहीं है जैसे कि किसी ने 2 करोड़ का लिया था लोन पिछले साल, तो उसको 50 लाख का ही गारंटी मिल रहा था। ठीक है, बाकी का परसेंटेज ज्यादा लग सकता है, बहुत सारी चीजें ज्यादा लग सकती थी। तो अब सीजीटी एमएससी ने क्या बोला है दैट हम आरआरबी को 50 लाख की जगह अब 2 करोड़ तक का गारंटी देंगे पर एंटिटी, इतना गारंटी देंगे। ऑब्वियसली गारंटी फी एसोसिएटेड रहता है इसमें। कमिटी ऑन रिक्रूटमेंट प्रमोशन एंड आउटसोर्सिंग इन आरआरबी, तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है। अभी इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6 नवंबर पर इस पर काम करा है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक इंपॉर्टेंट डेटा है इनहांस्ड बल्क डिपॉजिट, एक बल्क डिपॉजिट के ऊपर फॉर श्योर इस बार क्वेश्चन आने वाला है। बल्क डिपॉजिट मतलब एक ही डिपॉजिट सिंगल एंटिटी, सिंगल इंडिविजुअल का जो बहुत ज्यादा बल्क में है, उसको इनको अलग से रिपोर्ट करना पड़ता है, अलग से काउंट करना पड़ता है कि यार अगर ये पैसा सपोज करते किसी ने 5 करोड़ का डिपॉजिट दे दिया, अब ये बैंक क्या करेगा, इस पैसे को लोन दे देगा। अभी बैंक लोन तो दे देगा लेकिन ये आ गया पैसा मांगने तो क्या करेंगे, तो इसलिए स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जो कि डिपॉजिट ज्यादा होते हैं उनके लिए गाइडलाइंस अलग सेट होती है, आरबीआई उनका फ्रेमवर्क अलग से बनाता है। तो एनहांस्ड बल्क डिपॉजिट लिमिट कर दिया कि अगर आपका पहले था कि 15 लाख के ऊपर जो भी डिपॉजिट रहेगा हम उसको बल्क डिपॉजिट कंसिडर करेंगे, उसको उसी रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आपको इतना अमाउंट होल्ड करना, इतना डिपॉजिट करना, इतना परसेंटेज रोकना पड़ेगा, ये सब क्राइटेरिया चलते थे। अभी उस पर कर दिया है, अक्टूबर का सर्कुलर है, अभी भी हमने डिस्कस करा था। पुराना लिमिट था 15 लाख और नया लिमिट कर दिया 1 करोड़। दिस कैन बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। आरआरबी इन फोकस, आरआरबी के पीसीए फ्रेमवर्क के ऊपर काम करा जा रहा है। पीसीए क्या होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। तो ये क्या काम करता है, जो भी बैंक इंडिकेट करता है कि प्रॉफिट में नहीं आ रहा है वो बैंक, अगर उसका एनपीए ज्यादा आ रहा है, अगर बैंक कंप्लायंस इश्यू पर फंस रहा है, जो उसके मेंबर्स है, बोर्ड मेंबर्स है, वो कहीं ना कहीं फ्रॉड में इन्वॉल्व है, तो उन सब पार्ट पर आरआरबी को भी पीसीए फ्रेमवर्क में इंक्लूड करा जाता है। तो मैकेनिज्म जो है आरआरबी पे फोकस करते हुए, जो भी बैंक फाइनेंशियल हेल्थ पर अच्छा काम नहीं कर रहे, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब है, तो एज ऑफ मार्च 23 15 आरआरबी को इन फोकस में क्राइटेरिया पर काउंट कर लिया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। 15 आरआरबी को लास्ट 23 तक काउंट कर रखा था, और डाउन फ्रॉम उससे पहले अगर हम बात करें इस बार, ठीक है, तो अगर हम बात करें डाउन फ्रॉम 20 टू 23 में जो नंबर ऑफ बैंक्स थे जो कि जिनका फाइनेंशियल हेल्थ खराब था वो 16 थे। कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, अभी भी अभी चल रहा है ये चीज। अगर अभी हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करें, 23-24 की बात करें, तो अभी भी 15 आरआरबी पीसीए फ्रेमवर्क में चल रहे हैं। इंडिकेटर क्या है, उनका इंप्रूवमेंट करना है। 11 आरआरबी का सीआरआर रिक्वायरमेंट इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। कैपिटल जितना इनको होल्ड करना चाहिए इतना कैपिटल इनके पास नहीं बच रहा है। ग्रॉस एनपीए इनका बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था, अब इसके ऊपर काम चल रहा है। इस बार इंप्रूवमेंट होगा इनके ऊपर और इनको बाहर करा जाएगा इस फ्रेमवर्क से कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओ। 10 आरआरबी अभी तक प्रॉफिटेबल थे, तो ये सब इंडिकेटर है, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये टेबल कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस है आरआरबी का, तो शेयर कैपिटल कितना, रिजर्व कितना, इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बेसिक चीज देख लेना कि नेट प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है, सीडी रेशियो कितना चल रहा है, ये चीज आप देख सकते हो कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। ग्रॉस एनपीए क्या होता है, जो भी एनपीए एनपीए समझते हो आप, जो भी लोन 90 डेज से ज्यादा निकल चुका है जिसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं आ रहा है, उनको बोलते हैं एनपीए। ग्रॉस एनपीए का मतलब होता है कि जो ग्रॉस अमाउंट है 90 डेज क्रॉस कर चुका है। लेकिन क्या होता है, ग्रॉस के अलावा उसमें प्रोविजनिंग भी हो जाता है। प्रोविजनिंग अलग पार्ट है, जिसको नहीं समझ में आता वो ऐसे ही अपने आप को समझा लो दैट इसमें रिकवरी, आई मीन इसमें रिस्क जो एसोसिएटेड रहता है, इतना अमाउंट पहले से साइड में रख लिया जाता है।
अगर हम बात करें खाली जो ग्रॉस एनपीए उसमें से केवल माइनस प्रोविजनिंग होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या होता है 90 डेज के बाद भी कोई कस्टमर पेमेंट करता है तो वो ऑब्वियसली उनके ग्रॉस एनपीए में हटा दिया जाता है, उसको बोलते हैं फिर हटने के बाद नेट एनपीए। तो नेट एनपीए परसेंटेज हमेशा कम रहेगा। तो ये कितना चल रहा था ये सब चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी यहाँ पर मेंशन्ड है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा देख लोगे चलेगा। अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की बात करें, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अभी तक बने हुए हो, नोट डाउन कर लो। और चीजें अगर स्किप करते हो, बीच में वीडियो छोड़ने का मन होता है, तो आप प्लीज एक काम करना, दैट इस वीडियो को यहीं से वापस रिपीट करके देखना, टू डू लिस्ट में इसको ऐड ऑन करके रखो, मत छोड़िए इन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। अगर हम बात करें अचीवमेंट ऑफ पीएसएल टारगेट्स की, तो पीएसएल टारगेट एक अगेन आरआरबी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आरआरबी का डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर। ओवरऑल इनका जो प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट रहता है कि आप जितना भी अमाउंट रखने वाले हो, एडवांसेस देने वाले हो, उसमें से 75% आपको रूरल एरिया में बांटना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेक्टर एरिया में भी बांटना पड़ेगा मिलाकर। तो एग्रीकल्चर का प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट था 18% का। किस चीज का 18% होगा, ये टोटल टारगेट नहीं रहता है। 75% जितना भी अमाउंट रहेगा उसका 18% कहां पर जाएगा, एग्रीकल्चर में जाएगा। एग्रीकल्चर में भी स्पेसिफिकली किस में जाएगा, 10% स्मॉल मार्जिनल फार्मर, जिनका 3 लाख के नीचे का लोन रहता है, यूजुअली उनको स्मॉल मार्जिनल फार्मर बोला जाता है। तो उनके ऊपर 10% डिवोट करना पड़ेगा, ठीक है। किसका 10%, इसका 10% नहीं, आउट ऑफ दिस 18%, इसका भी 10% ही हुआ वो। लेकिन अगर हम बात करें तो इसका 18% में 10% तो स्मॉल मार्जिनल फार्मर को फंडिंग देना पड़ेगा, सो दैट कि ये भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए, ये भी अपना रोजगार चला पाए। तो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स जो रहते हैं उनका 13.8% का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, नॉन कॉर्पोरेट का जो फार्मर है। अगेंस्ट या अचीवमेंट्स भी लिखा हुआ है, इट मींस बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल अचीवमेंट करा, लेकिन हर जगह प्रॉफिटेबल अचीवमेंट नहीं करा है। 88.6% अचीवमेंट करा, मींस अभी भी थोड़ा सा 11-12% का लैग आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लैग आ रहा है, तो ये चीज भी अच्छी नहीं है। टारगेट एंड अचीवमेंट परसेंटेजेस आर बेस्ड ऑन द एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो अगर हम बात करें तो ये कौन सा होता है, बैंक का एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट रहता है। चलो ये चीज यहाँ पर छोड़ दो, एनबीसी जो मेन काम करेगा, यहाँ पर आप एनडीटीएल से भी समझ सकते हो, सॉरी यहाँ पर एनबीसी आप बोल रहे हो, तो एडजस्टेड जो भी नेट बैंक का क्रेडिट रहेगा, जो भी इन्होंने फंडिंग दे रखा है टोटल एडजस्ट करने के बाद में, रिकवरी हो गया, किसी ने टाइमली पे कर दिया, उसके अगेंस्ट इन्होंने काउंट करा है। तो ये चारों क्वार्टर का है आरबीआई गाइडलाइन के इससे, ठीक है। अगर हम नाबार्ड की बात करें, हियर कम्स द मेन रोल फॉर नाबार्ड। नाबार्ड का हम एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, नाबार्ड का हम लोगों को एक बार इनकम प्रॉफिट कितना करा ये भी पार्ट जानना बहुत जरूरी है। बाकी जो भी इन्होंने स्कीम्स बता रखी है वो पूरी डेडिकेटेड है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो अभी हमारा एग्रीकल्चर का फोर्टे नहीं है, हमारा मेन एरिया है टू नो कि बैंक के लिए क्या जरूरी है, बैंक क्या काम कर रहा है उनके लिए, वो पार्ट हम लोग समझते चले, विच यूजुअली परफॉर्म बाय आरआरबी, ठीक है। तो ग्रॉस इनकम इन्होंने कितना कर रखा, 36,000 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 22 में करा था, लगभग 48,800 करोड़ का नेट प्रॉफिट बुक करा इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट अगर बताए तो यहाँ पर है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये ग्रॉस इनकम है। ग्रॉस इनकम का मतलब समझते हो आप, ग्रॉस सैलरी का समझते ही होंगे, तो ऑब्वियसली ग्रॉस इनकम भी समझ जाइए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, बिफोर टैक्स कितना है, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। एम्प्लॉय रिलेटेड डेटा मत करना, कैपिटल टू रिस्क एसेट वेटेज आप लोग कर सकते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट रह सकता है कि कैपिटल पर रिस्क का एसोसिएशन कितना है, उसका परसेंटेज निकलता है, वो कितना है फाइनेंशियल ईयर तीनों साल में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से। आई होप आपको विजिबल है, नहीं है तो पीडीएफ मिल जाएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों का मिल जाएगा आज ही रात तक, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ अलोकेशंस, आज आप लोगों का इंटरनल क्लास आई गेस नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये खुद ही सेशन इतना डिटेल में हो जाएगा कि आप लोगों को दूसरा पाइल अप करने से कोई सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट एलोकेशंस एंड नाबार्ड मोबिलाइजेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2024 का मतलब होता है 23-24, जो अभी 31 मार्च 2024 तक गया था। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, विच इज आरआईडीएफ क्या होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। जो भी फंडिंग प्लान चलता है ये इस ट्रस्ट के थ्रू में चलता है, इस गवर्नमेंट बॉडी के इसमें चलता है, नाबार्ड रेगुलेट करता है, नाबार्ड के थ्रू ही चलता है ये भी चीज। तो ये फंडिंग होता है, गवर्नमेंट इसको देता है दैट आप इतना फंडिंग कर दो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो कितना गवर्नमेंट ने एलोकेशन करा था इसके ऊपर, 40,475 करोड़, 40,475 करोड़, जिसमें से जो नाबार्ड ने मोबिलाइज करा टोटल अमाउंट मिलाकर वो करा है 49,730 करोड़। रिपेमेंट डन बाय नाबार्ड, ऑब्वियसली नाबार्ड को रिपेमेंट करना है, तो वो चीजें करके नाबार्ड ने इतना कर दिया 25,598 करोड़, 598 करोड़। अभी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट के ऊपर बात नहीं हो रही है। सिमिलरली आरआईडीएफ के ऊपर करा, तो एफपीएफ के ऊपर भी करा है, फूड प्रोसेसिंग फंड। अब फूड प्रोसेसिंग फंड्स क्या होता है, जो भी रूरल डेवलपमेंट होता है वो लोग फूड रिलेटेड एक्टिविटीज बहुत करते हैं, चीजें बनाते हैं, मशरूम एटसेट्रा। तो उन सब चीजों के ऊपर भी बहुत सारे फिश फार्मिंग से रिलेटेड भी डेटा रहता है, पार्ट रहता है, तो उनके ऊपर भी इन्होंने पैसा डिवोट करा था।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं करा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RIDF के ऊपर करा है, विच इज 40,475 करोड़ इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। उसमें से आउट ऑफ विच मिलाकर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट नाबार्ड ने मिलाकर 49,730 करोड़ करा था। अगर हम बात करें तो नाबार्ड ने 100 करोड़ FPF को दिया है, पोल्ट्री फार्मिंग भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सब के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करा है। वेयर हाउस के ऊपर भी पैसा खर्च करा है। वेयर हाउस के ऊपर क्यों खर्च करती है? क्योंकि जो भी ग्रेन्स रहता है, क्रॉप रहती है, बहुत सारी चीजें रहती है जो कि स्टोरेज करने के लिए लगता है, तो उसके ऊपर अगर फंडिंग नहीं होगा तो वो लोग स्टोर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये वेस्ट होने लग जाएगा, रिसोर्सेस जो रहेगा, जो कल्टीवेटिंग हुआ है वो सब डैमेज होने लग जाएगा। तो इसके ऊपर नाबार्ड ने भी कुछ नहीं करा है। लेकिन अगर पुराना हम बात करें जो कि डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग चल रहा है, तो पुराना ही इनका आउटस्टैंडिंग इतना चल रहा है, तो नाबार्ड का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है टू मैनेज इट। अगर मैं बात करूं तो हमने PSL के ऊपर बात करी, ओवरऑल अगर हमने बात करी तो हमने बात करी नाबार्ड के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बात करी, ग्रॉस इनकम कितना हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स, और कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के एरियाज पर बात करी है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, आप PCR को भी देख लेना फॉर दैट केस, और नेट प्रॉफिट लॉस को भी देख सकते हो, CD रेशियो, CRAR को देख सकते हो, बाकी चीजें आप आपके नॉलेज के लिए देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम रहता है, कुछ कैंडिडेट्स डिटेल में पढ़ना पसंद करते हैं, तो जिनका इंटरेस्ट आता है डेफिनेटली आप पढ़ना। आपको बिल्कुल भी इस पे ऐसा नहीं है आप ही के लिए इंक्लूड करा गया क्योंकि आप पढ़ पाओ, लेकिन जो कैंडिडेट केवल एंड मोमेंट पर आते खाली उनको वन लाइनर में पढ़ना है, तो उनके लिए मैंने पॉइंट्स बता दिए, आपका भी बेनिफिट होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे डेफिनेटली रहेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे, जो थोड़ा डिटेल्ड पढ़ते हैं उनसे डेफिनेटली बनते जाएंगे। अगर हमने यहाँ पे बात करी कि इंप्रूवमेंट कितना चल रहा है PCA फ्रेमवर्क के ऊपर, ठीक है, हमने बात करी यहाँ पर बल्क डिपॉजिट के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइटेड करवा रखा है। क्रेडिट गारंटी जो स्कीम में लिमिट था RRB का, वो बढ़ चुका है 1 जनवरी 2024। दोनों डेटा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कब से इंप्रूव हुआ है, और 50 लाख से 2 करोड़ हो चुका है। सॉरी, सेशन पसंद आया तो सेशन लाइक करते हुए चलना, बहुत कम टाइम पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेटा कवर करते हुए चल रहे हैं। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के ऊपर इन्होंने बात करी थी, मोबाइल बैंकिंग अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क हमने बात कर रखा है, आप लोग सेशन में कभी हम डिस्कस करेंगे, वापस से डिटेल में कर लेंगे। ये डेटा याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बस ऐसा देख लेना दैट ओवरऑल एक आपको आइडिया लग जाए कि इंप्रूवमेंट तो ये हर साल होता रहेगा डिजिटल पैरामीटर पर, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें डिजिटल अपडेट्स के अलावा, तो यहाँ पर हमने देखा दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स पर भी RRB अच्छा काम कर रहा है। RRB में मैक्सिमम प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे बैंक्स प्रॉफिट में चल रहे हैं ऑलरेडी। नेट प्रॉफिट बुक कितना करा है उन्होंने, CRAR क्या चल रहा है, GNPA क्या चल रहा है, हमने नीचे भी टेबल में देख लिया था, ये टेबल एक बार याद कर लेना, ठीक है, बहुत बड़ा डेटा नहीं दिया है, एक बार ओरिजिनल PDF देखकर देखना, और एक बार आप खुद अगर इधर उधर के डेटा रेफर करते हो कि यहाँ से भी पढ़े, सारे फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ मारे, जो भी आता है, चाहे वो UPSC से रिलेटेड हो, चाहे नाबार्ड की पूरी किताब पढ़ मारे। लेकिन आप लोगों की एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है, मेक श्योर करो पहले वो करते हुए चलो, वही हम लोग कर रहे हैं। सस्टेनेबल वायबिलिटी प्लान के ऊपर हमने देखा है, हमने यहाँ पर रिकैपिटलाइजेशन असिस्टेंस कितना कितना मिला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना शेयर दिया था, इसके ऊपर देखा है। हमने की स्टैटिस्टिक्स देखा है कि RRB का कितना परसेंटेज, अगर हम बैंक के टर्म्स में बात करें, कितना चल रहा है डिपॉजिट एडवांसेस, कितना अमाउंट चल रहा है, कितनी ब्रांचेस ऑपरेटिव है, ऑपरेशनल है, ठीक है, कितना डिपॉजिट हुआ था, ये भी हमने देखा। पार्क्स के बारे में देखा हमने, BDPICS के बारे में देखा, कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट कितना मिला हुआ है नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार आइलैंड, जम्मू एंड कश्मीर को। थोड़ा और देख लो सेशन को, अगर सेशन स्किप करने की इच्छा है, रीजन बिंग जब फाइनल एक बार हम लोग टचअप करते हैं तो उसमें आप लोगों को डेफिनेटली कुछ चीजें स्किप हो जाती है, तो दिमाग में एक मेंटल क्लैरिटी आ जाता है कि हमको ये पढ़ना है अभी। और तो सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर का इन्होंने अपॉइंटमेंट का बोला है कि अगर एसेट ओवर 25,000 करोड़ का रहेगा तो वहां पर हम लोगों को अच्छा मैनेजर अपॉइंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंटेशन डेट, SAF SITA की हमने बात करी, दैट ये एक फ्रेमवर्क है, किस पे काम करता है, सेल्फ करेक्टिव एक्शन के ऊपर काम करता है। तो ये फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने का जो डेट था वो 1 अप्रैल 2024 था। अगेन कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फ्रेमवर्क काम करेगा। इंप्लीमेंटेशन डेट, अगर हम स्ट्रेस टेस्टिंग की बात करें तो बैंक को जो भी उन्होंने पार्ट बोला था कि जो भी स्ट्रेस टेस्टिंग हुआ है, जो भी रिव्यू हमने दिया है, उसको इंप्रूव करते हुए 31 मार्च 2024 के बाद में इसको ऑपरेशनल कर लेना, ठीक है। नाबार्ड का रोल हमने डिस्कस करा था, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट हमने डिस्कस करा था, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि MSc में और इसमें ये गाइडलाइंस है जो कि एक्शन एड्रेस करती है, रिड्यूस दिस इश्यूज। कौन से इश्यूज? क्रेडिट रिलेटेड इशू को, ठीक है, कौन से लोन बेकार जाने वाले, कौन से लोन अच्छे है, फ्रॉड रिपोर्टिंग कितना हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है, आउट ऑफ विच 38 करोड़ वाज कलेक्ट रिकवर्ड, ठीक है। रिसेंट इवोल्यूशन के ऊपर इन्होंने बात करी कि हमने क्या क्या इवोल्यूशन करा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बात करी, FATF के ऊपर हमने बात करी है, हमने बात करी है सुपर सॉफ्ट 2.0, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि RBI एक प्लेटफॉर्म यूज करता है, एप्लीकेशन पोर्टल यूज करता है, जिससे वो रेगुलेट कर पाता है उनके पूरे डेटा को
मैनेज कर पाता है, देख पाता है अच्छे से, है ना, क्लैरिटी से देख पाता है। जैसे आपको बोलते हैं कि क्लैरिटी से प्रिपरेशन करो, ऐसे ही ये क्लैरिटी रखता है उस पार्ट की। जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो फाइनेंशियल अवेयरनेस इतना डेप्थ में है कि आप पढ़ते रह जाओगे, जब भी आप ऐसा इंश्योर नहीं कर पाओगे कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। बट इट डजंट मीन कि आप लोग इसको ऐसा हल्के में लेकर छोड़ दो दैट इससे नंबर ही नहीं आएंगे। सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकला तो क्या करोगे? अगर इजी पेपर आ गया, जो डुएबल क्वेश्चन है वो भी नहीं बनेंगे, पहला रीजन। और हमको अगर पूरे ओवरऑल एग्जाम को क्रैक करना है तो सारे सेक्शन से 20-20 नंबर अप्रॉक्स टारगेट करो, एक्सेप्ट फॉर कंप्यूटर अवेयरनेस। ऑब्वियसली वो वहां पर 15 नंबर काउंट कर सकते हो क्योंकि वो 20 मार्क्स का रहता है। ठीक है, इट इज वेल अंडरस्टूड। अगर प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आप इंग्लिश को भी, हिंदी को भी काउंट नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है उसका वेबसाइट पर ऑलरेडी सेशंस अपलोड हो चुके। सेशन से आई मीन प्रैक्टिस सेट्स अपलोड हो चुके। अब उसका पैराग्राफ आप लोगों को डिटेल में समझाते रहना, या आप लोग 11-12 वाले कैंडिडेट्स नहीं हो, अगर वहां पे आपका रीडिंग अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली आप पढ़ पाओगे, नहीं तो वहां पे टाइम इतना नहीं मिलेगा कि 2 पैराग्राफ आप पढ़ लो। इट इज रिकमेंडेड कि पैराग्राफ को पढ़ो, वहां पे प्रैक्टिस से अपलोडेड है। इंग्लिश का आपको प्रैक्टिस मटेरियल सेक्शन में जाना है, और आपको हिंदी में हिंदी सेक्शन में ही अपलोडेड है। तो एक एक पैसेज रोज हैबिट डालो, क्योंकि इंग्लिश के पैसेज में और हिंदी के पैसेज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है कि इतना बड़ा डेटा रहता है। पहले हमको पढ़ने की इच्छा नहीं होती, पढ़ने की हैबिट नहीं रहेगी, तो आपको ऐसा लगेगा इतना बड़ा पैराग्राफ कौन पढ़े। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आउट ऑफ 40 मार्क्स 15 टू 20 मार्क्स यहीं से आएंगे, पैसेजेस से। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गाइडेड है आप लोगों को कि उलझे बिना पैराग्राफ रीडिंग का प्रैक्टिस करने लग जाओ। एक हैबिट बना लो, 5-7 दिन 10 दिन पढ़ के देखो, ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट दिखेगा। दैट आपको पैसेजेस पढ़ने में इतना हेडेक नहीं हो रहा है, वहां पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है पैसेज में। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को इंटरनली एनरोल कैंडिडेट्स को मिल जाएगा। जिसने एनरोल नहीं करा है, आप लोग एनरोल करो, प्रिपेयर करो गाइस। ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि जाएगा और फिर बाद में आप लोग बहुत वेट करते रह जाएंगे, दैट ऐसा हो गया वैसा हो गया। इन चीजों में मत उलझो, रादर इस समय के इंपॉर्टेंस को समझो। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, आई वांट टू कम्युनिकेट। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।